भारत के पड़ोसी देशों में से एक और देश की सरकार का तख्तापलट हो चुका है। And they want to control us just like a dictator. नेपाल में जेनजी और युवा द्वारा लीड की गई एंटी करप्शन प्रोटेस्ट के उग्र रूप ले लेने के चलते वामपंथी सरकार गिर चुकी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे चुके हैं। प्रोटेस्ट, करप्शन, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, भाई भतीजावाद और सीमित आर्थिक अवसरों के खिलाफ थे। ये प्रोटेस्ट शुरू तो पीसफुल तरीके से हुए, पर जैसा हमेशा होता है, बाद में इन प्रोटेस्ट ने भी एक अलग ही रास्ता पकड़ लिया और ओली सरकार कम्युनिस्ट प्लेबुक में फंस कर रह गई। दोहरी चोट का गुस्सा ज्वालामुखी सा फटकर बाहर आया और प्रदर्शन से क्राइसिस गहराया। सोशल मीडिया बैन वापस लिया गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इधर ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, जिनका भ्रष्टाचार और स्कैम से गहरा नाता रहा है, उन्हें नेपाल के क्राइसिस में बांग्लादेश का तख्तापलट अचीवमेंट नजर आने लगा। वे ये भूल गए कि आम भारतीय को ना बांग्लादेश में हुए उत्पीड़न को लेकर कोई कंफ्यूजन है और ना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल के नौजवानों का प्रोटेस्ट को लेकर। एक तरफ जहां भारत में रहने वाले बहुत से राजनेता और उनके समर्थक नेपाल में हुए नुकसान को यहाँ रेप्लिकेट करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर नेपाली और गोरखा समाज के भारत में रहने वाले लोग न केवल नेपाल में सुरक्षा, संप्रभुता और नॉर्मलसी बहाल करने की प्रार्थना कर रहे हैं, बल्कि भारतीय होने के नाते भारत नेपाल एकता पर निरंतर काम भी कर रहे हैं। नेपाल या गोरखा संस्कृति को लेकर बात करने वाले जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बहुत मिलेंगे, लेकिन जिस भावनात्मक, धार्मिक और वैचारिक डेप्थ से भारत में रहने वाले नेपाली नेपाल को समझते हैं, वह उनकी कही और अनकही बातों में झलकता है। मेरे विचार से उसके पीछे एक कारण है, और वो ये है, उनके द्वारा भारत और भारतीयता को समझना, भारत के प्रति देशभक्ति और विकसित नेपाल को देखने की आशा और हिंदू एकता के मूल्य को समझना। गोरखाली सुधार सभा उत्तराखंड में गोरखा समुदाय के उत्थान और सामाजिक सुधार के लिए 1938 से निरंतर कार्य कर रही है। इसका इतिहास ये है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नेपाल से गोरखा सैनिकों को अंग्रेज भारत लाए। उनमें से कई देहरादून में बस गए। उनके सामने आने वाले जीवन और उससे जुड़े अधिकारों और चुनौतियों को देखते हुए गोरखाली सुधार सभा की नींव रखी गई। एक संस्था के रूप में गोरखाली सुधार सभा उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य गोरखा समाज को एक संगठित स्वरूप देना है और उसके अधिकारों की रक्षा करना था। 1938 से अब तक ये गोरखा समाज के सामाजिक उत्थान के लिए गोरखा परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित करने, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आई स्पोक टू पद्म सिंह थापा, प्रेसिडेंट गोरखाली सुधार सभा। तो आपका ये कहना है कि कम्युनिकेशन बेटर हो सकता था? यस, हाँ, कम्युनिकेशन हो सकता। एक्सपेक्टेशंस वर नॉट बीइंग मेट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के पास स्वसाधन हैं। सरकार को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ जाना है, कैसे करना है। उनके पास उनके प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तो उनको एक तरीके से इस चीज़ में पहल करनी चाहिए थी। अगर उस चीज़ को छोटे ही रूप में अगर मेल मिलाप करके होता, तो आज में बहुत दुख होता है कि एक प्रजातांत्रिक देश में इस तरह की घटनाएं हो रही, और यह एक मेरे विचार से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतवर्ष एक बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, और यहाँ जो 2.5 करोड़ के जितने यहाँ गोरखा रह रहे हैं, उनकी एक अलग संवेदना है नेपाल के प्रति। ये नहीं कहा जा सकता है कि भारत और नेपाल का जो रिश्ता है वो कालांतर से ही जुड़ा हुआ है, और लोगों की अपने रिश्तेदारियां हैं, या वहाँ के लोग यहाँ आके जो हमारी सिकोली संधि है 1950 की, उसमें प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ क्लियर है कि वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे, वहाँ के स्टूडेंट्स आके यहाँ सब कुछ पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, हर चीज़ की सुविधाएं। तो उस चीज़ को देखते हुए स्वाभाविक ये है कि वहाँ भी यहाँ के लोगों के कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई यहाँ के बच्चे वहाँ
जी। पढ़ाई के लिए या कोर्सेज के लिए गए हुए होंगे। तो वो एक सबसे बड़ी जो डिस्टर्बेंस इसकी वजह से हुआ, वो एक बहुत ही चिंता का विषय है। इस पूरे मूवमेंट को एक युवा जोश के द्वारा लीड किया जा रहा है। द यूथ इज लीडिंग दिस एंटायर मूवमेंट। तो वहाँ प्रशासन से क्या गलतियाँ हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए? हाँ, देखो, आज कहीं न कहीं वहाँ की सरकार की कुछ तो खामियां होंगी कि युवा आज अपने आत्मसम्मान के लिए या अपनी जो उसने अपनी जो इच्छाएं उसने रखी हुई हैं कि मैं अगर कोर्सेज वगैरह करता हूँ, अपनी पढ़ाई पूरी करता हूँ, तो उसके ज़रिए मेरे को अपने देश में ही नौकरी मिले, मैं अच्छी तरह से सर्वाइव करूं और अपनी ज़िंदगी को आसान रूप से अपनी को बिताऊं। एक तो ये जो मेन मुद्दा रहा हो कि वहाँ के युवाओं को उस तरह की उस सरकार से इस तरह की जो उम्दाद नहीं मिल पाई, और इसी वजह से भी ये 75% जो युवा हैं वो उग्र प्रदर्शन किया। दूसरा था कि सरकार आज एक सोशल मीडिया है या इस तरह की जो हमारी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं या हमसे इस चीज़ में अगर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो स्वाभाविक ही है कि इस तरह का चीज़ें आपको आने वाले समय में और भी रूप में ये देखने को मिल सकती है। और मैं तो ये चाहूँगा कि सरकार को जो वहाँ जो हालात हैं, जिस हिसाब से अभी हम देख रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से, तो उसमें जल्दी से जल्दी पहल करके या तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो या मिलिट्री शासन लागू हो या कोई अच्छे जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो आगे इस चीज़ में आएँ और युवा वर्ग के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठा के और अपनी उनसे कुछ चुनिंदे जो उनके लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत करें और उनकी समस्याओं को बिल्कुल अच्छी तरह से लेके उनको ये आश्वासन दिया जाए कि इस तरह की चीज़ें भविष्य में ना आप लोग करें, ना सरकार इसमें नतीजे। ये मेरा सर, आपने 2.5 करोड़ गोरखास जो यहाँ रह रहे हैं उनकी बात करी, और उत्तराखंड में भी आपने 15 लाख लोगों की जो आपने एक बताई है, इनका जो एक रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, खासकर व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट इन नेपाल। तो वो एक रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाएगी? सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अब भारतवर्ष एक प्रजातांत्रिक देश होने के नाते और उत्तराखंड में भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो गोरखास यहाँ रह रहे हैं उनका एक अपना इतिहास है। यहाँ जो निवासरत लोग हैं वो चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो तकनीक के क्षेत्र में हो, या भारतवर्ष के देश के प्रति जो उनके अपना लगाव है उसके क्षेत्र में हो, और उत्तराखंड में जहाँ एक ये बोलते हैं कि देवभूमि जो वीरों का एक प्रदेश है, यहाँ उतनी ही सहभागिता यहाँ के गोरखास की हैं। यहाँ बड़े बड़े जनरल के रैंक से रिटायर हुए हैं और अच्छे रूप में रह रहे हैं, और उनकी जो रोटी कपड़ा मकान की जो ज़रूरत है वो एक वेल सेटल्ड तौर पे हम यहाँ देखते हैं। ये एक मान सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते और नेपाल से जो हमारे संबंध है, उत्तराखंड का जो संबंध है वो रोटी बेटी का अगाध है। हमारे जो यहाँ की जो धार्मिक पर्व हैं वो मिलते जुलते हैं। यहाँ वहाँ का पशुपतिनाथ और हमारे यहाँ के जो ज्योतिर्लिंग हैं, हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, उनका बहुत ही एक घनिष्ठता का प्रारूप मिलता है, और उसकी वजह से यहाँ के लोगों को दुख तो है, पर यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से रह रहे हैं। और इसको मैं कहूँगा कि यहाँ तकरीबन
400 साल पुराना इतिहास उन गोरखों के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है। तो पीड़ा तो है कि भाई कोई भी हो, आज बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ हुआ, या श्रीलंका में इस तरह की चीज़ें हो रही, या हम बोलें कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें हुई, ये दुख तो होता है कि कहीं भी अगर हिंदू को इस तरह से अत्याचार होते हैं तो उसमें चाहे वो गोरखा समाज हो, चाहे कोई भी हमारे गढ़वाली समाज हो, कुमाऊँ समाज हो, सभी को दुख तो होगा, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जी। तो मैं यही चाहूँगा, मेरा यही कहना है कि मैं एक बहुत बड़ी ये 1938 की संस्था का अध्यक्ष होने के नाते दुख हमें बहुत है, पर उस दुख का जो प्रदर्शन वहाँ प्रदर्शनकारियों ने किया, ये मारपीट या आगजनी या महिलाओं का अपमान, ये नहीं होना चाहिए। ये इस चीज़ को एक गोरखा वीर कौम है, और इस तरह की जो जघन्य जब होती हैं तो वो उनको शोभा देती है। आपने गोरखा वीर कौम की बात करी और यहाँ पे थोड़ा वैल्यूज पर आप शायद थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, और यहाँ एक जनरेशन का भी डिफरेंस है। और ऐसा नहीं है कि आपकी जनरेशन या आपसे जो बड़े और बुजुर्ग हैं लोग, उन्होंने संघर्ष नहीं देखा होगा, या उन्होंने कुछ पॉलिटिकल अपीवल नहीं देखा होगा, या उन्होंने मुश्किलें नहीं देखी होंगी, उन्होंने युद्ध भी देखे हैं। तो एक भाव है जिसमें थोड़ा सब्र है, वीरता है, और प्रॉब्लम को एक दूसरी तरह से सॉल्व करने की एक शक्ति भी है। तो आप इस जनरेशन को जो 2 या 4 ऐसे बिंदु हैं जो उनको सजेशन या एडवाइस के रूप में देना चाहें अब, क्योंकि जहाँ से आप इसको देखते हैं वो थोड़ा अलग भी होगा, थोड़ा दृष्टि थोड़ी भिन्न है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? अब ऐसा है कि जो हालात हैं, देखो उस जो कुछ हो गया वो तो नेपाल में हो गया है, मैं मानता हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतवर्ष के युवा हैं, चाहे वो गोरखा युवाज हैं, जो कि मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो चीज़ें जो किसी भी, चाहे वो स्टेट में हो रही या किसी प्रांत में हो रही या किसी देश में हो रही, तो इस तरह की चीज़ें करने से एक युवा को अपना करियर स्पॉइल करने का दिशा की ओर वो ले जाएगा। मैं ये बोलता हूँ कि हर चीज़ का रास्ता बहुत ही अच्छे ढंग से, सजीले ढंग से और आराम से इस चीज़ की चीज़ें हो सकती हैं। मैं तो उत्तराखंड में बसो हमारे जो रहने वाले गोरखा समाज के युवा वर्ग हैं, कोई भी है, चाहे वो पॉलिटिशियन है या नॉन पॉलिटिशियन है, सेना से रिटायर अधिकारी हैं, चाहे वो काश्तकार हैं या कृषि हैं, इस तरह की चीज़ें जब तक कि आप लोग इस चीज़ को तूल देंगे तो उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपको कोई समस्या है, ये 1938 की संस्था है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हमारे पास इस चीज़ की जो आप अपनी समस्याओं को लेते तो नेचुरली हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करने की भरसक प्रयत्न करेंगे। हम एज ए सरकार के साथ अपना नुमाइंदा बन के जाएंगे और समस्या को रखेंगे। और मैं चाहूँगा कि कोई भी इस तरह की चीज़ों को सोशल मीडिया पर अननेसेसरी की जो अपनी जो बातें हैं, चाहे कोई भी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या कोई इस तरह की स्टेटमेंट ना दे जिससे कि माहौल को कोई इस तरह का दिखे कि ये माहौल को ख़राब करने की बात कोई नहीं। यही कहना चाहूँगा। इस पूरे बहुत ही गंभीर इशू में भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या कौन से वो बिंदु हैं जिन पर बहुत ही कंसर्न अप्रोच? बहुत एक ये तो चीज़ बहुत है, मेरे दिल में भी ये चीज़ थी कि सबसे पहले तो मैं देखो हर चीज़ की इस तरह की जब चीज़ें किसी राष्ट्र में होती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ोसी अड़ोसी राष्ट्र में भी पड़ता है। और सरकार जो हमारी केंद्र की सरकार है, जो मोदी जी के सानिध्य में आज भारतवर्ष इतने अपने पूरे संसार में जिस तरीके से हम भारतवर्ष को एक दृष्टि से देखा जा रहा है, वो बहुत ही एक तारीफ़ काबिल चीज़ है। उसी प्रकार हमारे उत्तराखंड में भी जो सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। अभी मैं सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहूँ, क्योंकि उन्होंने इस संदर्भ में बहुत
अपने मीटिंग्स भी बुलाई होंगी, उन्होंने अपने अपने प्रशासन तंत्र को भी इसमें लगाया होगा कि इस तरह की वारदातें कहीं ना हो। तो सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि जो यहाँ उत्तराखंड में जो 14 लाख गुरखाज रह रहे हैं, उनकी तरफ से इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। पर मेरा ये मानना है कि जो नेपाल से लोग आए हैं, चाहे वो गुरखाज हैं, चाहे नेपालीज हैं, सरकार उनको, चाहे वो यहाँ तीर्थाटन के लिए आए हैं, टूरिज़्म के लिए आए हैं, पढ़ाई के लिए आए हैं, बिजनेस के लिए आए हैं, किसी भी चीज़ के लिए जो यहाँ आए हैं, उनका उनका लुकआउट करना इज़ बहुत ही ये मैंडेटरी है सरकार के लिए कि इसमें यहाँ जो रह रहे हैं उनको प्रशासन की ओर से ऐसी टीम बनाई जाए कि वो जाके उन लोगों से मिले, वहाँ के जो कॉलेज वगैरह में डीन हैं, वहाँ के लोगों से मिलके उनको अगर स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए या काउंसलिंग होनी चाहिए या उनको इस तरह से उनको आश्वस्त कराना चाहिए कि आप लोग जब भारतवर्ष के उत्तराखंड में रहे तो यू आर टोटली सेफ फ्रॉम ऑल साइड। कि ये चीज़ मैं सरकार से चाहूँगा। और अन्यथा अभी माहौल नेपाल में थोड़ा काफ़ी कुछ गरमाया हुआ है, तो उनको अभी तुरंत सरकार नेपाल जाने की इजाज़त ना दे, थोड़े दिन यहाँ रहें। स्थिति जब शांत होती तो खासकर जो लोग यहाँ स्टूडेंट हैं या टूरिज़्म वाले आए हैं या यहाँ कोई बिज़नेस के सिलसिले से आए हैं, उनको थोड़ा सा सेफ्टी और उनको रहने खाने वगैरह की चीज़ें मुहैया करा दें, तो इट विल बी नो हार्म फॉर द उत्तराखंड सरकार। 2023 में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पर रिपोर्टिंग के समय जनकपुर धाम से अयोध्या जी पहुंची 2 शालिग्राम शिलाओं के दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नेपाल से आए सियाराम भक्तों से मिलने का भी अवसर मिला और उस उल्लास को लिए मैं देहरादून में रहने वाले नेपाली मूल के और गोरखा समाज के लोगों से जनकपुर धाम के सेलिब्रेशन पर चर्चा व जानकारी के लिए पहुंची थी। नेपाल और भारत का धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव, शालिग्राम शिला के धार्मिक महत्व, गंडकी नदी, नेपाल के भौगोलिक अस्तित्व और सियाराम भक्ति पर नेपाली समाज के विचारों को सुनकर जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आनंद दोहरा हो गया हो। But this time, when I met members of the community, their worries centered on the unrest in Nepal seemed to have a deep effect on their countenance. It is natural. They have relatives and loved ones living in Nepal. Memories, symbols, festivities, joys, emotion, devotion and sorrows in everyday life defines and helps preserve their spiritual continuity. नेपाल में प्रोटेस्ट और आंदोलन में उफनती हिंसा की घटनाओं को देखकर इन्हें गहरे दुख की अनुभूति हुई। एक तरफ जहां इनके मन में कम्युनिस्ट सरकार को युवा द्वारा समेटे जाने का रिलीफ है, वहीं ये चिंता भी है कि नेपाल को और नेपाल की संस्कृति को पिछले दशकों और पिछले कुछ दिनों में हुए नुकसान और आघात से उभरने में कितना समय लगेगा। सोशल मीडिया वहाँ पर एक कार्य कर रही थी जो ये दिखा रही थी कि हम इतने लाचार हैं और इन नेताओं के बच्चे इतनी विलासिता से ऐश कर रहे हैं। वो भी एक कारण बना है बच्चों के बीच में। और जो बेरोजगारी है वो तो है ही है, और जो महंगाई थी वहाँ पर देखिए, क्योंकि नेपाल ऐसा देश है जो एक चीन से एक तरफ है और एक भारत की तरफ से है, तो दोनों तरफ से ये घिरा हुआ है और इसका कोई अपना वो बंदरगाह नहीं है, कोई इसका वो इतना व्यापार का इतना वो नहीं है। इसके लिए भी लोगों में जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई है वो भी इसका एक मूल कारण है। जब भी नेपाल और भारत के रिश्तों की बात आती है तो फ्रेज रोटी बेटी का रिश्ता दोनों देशों और एक सभ्यता को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रोटी बेटी का रिश्ता इतना गहरा क्यों हो पाया? वो शायद इसलिए क्योंकि इसका आधार धार्मिक रहा है। भारत और नेपाल के बीच संबंध तो भगवान विष्णु, महादेव, राम सीता के प्रति भक्ति, रामायण, रामलीला और उनकी आस्था से जुड़े तीर्थों का है। धर्म, संस्कृति, भाषा, जीवन मूल्यों, रहन सहन और खान पान का भी है और ये अनंत काल तक रहेगा। और इसीलिए भारत और नेपाल के बीच एक बेटी की जीवन यात्रा, वैवाहिक बंधन, उसके परिवारों में संबंध दो देशों के संबंधों से भी अत्यधिक भावपूर्ण बन जाते हैं। सरकार दोनों देशों में कोई भी हो, डेमोक्रेसी क्राइसिस नेपाल में कोई भी हो, भारत और नेपाल की बेटियों के लिए घर दोनों ही रहे हैं। ऐसी ही नेपाल से भारत आई एक बेटी से मैंने भेंट की।
ये विवाह के बाद काठमांडू से भारत आ गई थी और आज रेडियो ब्रॉडकास्ट के माध्यम से महिला उत्थान व प्रोत्साहन से संबंधित विषयों पर चर्चा और सेगमेंट्स भी करती हैं। पिछले दिनों नेपाल में जो कुछ भी बीता, उनकी दृष्टि से वह सही गलत का गंभीर मिश्रण है। वो देश जो उनका मैका है, उन्हें उसकी याद आ रही है। राजनीति में भ्रष्टाचार से पनपे सामाजिक रोष का उन्हें ज्ञान है। बचपन से कुछ सालों पहले तक जहां उनका समय बीता है, उस काठमांडू के मुख्य और लोकप्रिय चिन्हों को नष्ट होते देख उनका मन क्षुब्ध है, लेकिन फिर भी नेपाल के आगे बढ़ने का उनमें अटूट विश्वास है। लोग कोई भी काम करे, जैसे बुटीक भी स्टार्ट करिए कोई लेडीज, वो भी फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू अपने आप को दिखा रही है कि हाँ ये चीज मिलता है, लोग जा रहे हैं, एक हिसाब से उनका रोजगार ही मान ले। तो ये सब चीज बंद करने के बाद मुझे लगा कि भाई नेपाल में कुछ है ही नहीं करने के लिए, सारे लोग विदेश जा रहे हैं, तो हम यहीं बैठ के कुछ करने चाह रहे हैं, उसके लिए भी आप सब कुछ बंद कर रहे हो, वो भी एक साथ। तो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाए आई थिंक। तो ये करप्शन वाला तो पहले से ही था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कि किसी को तो आवाज उठाना चाहिए, कभी ना कभी प्रोटेस्ट तो करना ही था कि नेपाल में कुछ नहीं है। तो मुझे यही लगता है कि स्पेशली तो मेन अभी सोशल मीडिया ही नहीं है, वो एक रीजन बना कि आज की जनरेशन के लिए ये सब क्यों किया एक साथ, को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ये। लेकिन अब काफी सारे बच्चों को मन में पहले से ही था कि नेपाल में कुछ करना चाहिए, नेपाल को बनाने के लिए कुछ करना तो जरूरी है, उनके मन में होगा, मुझे यही लगता है बात। फिर जो ये अब परसों अब न्यूज़ देख रहे हैं हम भी, है ना, अब जन्मभूमि है, बोलते हैं जन्मभूमि और मातृभाषा प्राण से भी ज्यादा वो होती है, तो बुरा तो लगता ही है क्योंकि वहीं पढ़ा है, वहीं पले बड़े हैं हम, है ना। जहाँ हम एक राष्ट्रीय गान में एक लाइन है कि ज्ञान भूमि शांति भूमि तराई पहाड़ हिमालय, वो शांति भूमि तो अब है ही नहीं। जैसे बच्चे जा रहे थे तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं था, वो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जा रहे थे, तो गोली नहीं चलानी चाहिए थी क्योंकि वो यूनिफॉर्म में थे, बैग लेके गए थे, तो वो चीज़ आराम से हैंडल भी हो सकता था, समझा सकते थे, या कुछ कर लो दूसरा कर लो, पुलिस पकड़ के ले जा सकते थे। डायरेक्ट शूट करना, वो भी हेड शूट, वो 14-15 साल के बच्चे, तो ये चीज़ युवा सहन नहीं कर पाए। तो कल का जो हुआ, जो इतिहास हमारा खत्म हुआ, सिंह दरबार जो एक लार्जेस्ट प्लेस के रूप में भी जाना जाता है, वो खत्म हुआ, कितने सारे कैदी जेल से बाहर निकले, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज समाज को ही इफेक्ट करेगा। तो ये चीज भी थोड़ा सोचना था। लेकिन अब उस टाइम जैसे बोलते हैं ना कि रुद्र रूप देखने के बाद, जैसे परसों का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाया उस चीज को, तो सारे सुपरमार्केट भी जल गए कितने, तो नुकसान तो लास्ट को किसको करना पड़ेगा, वो तो साधारण जनता को ही करना पड़ेगा। तो ये सब थोड़ा बहुत सोचना था, ये नहीं होना चाहिए था मुझे लगता है। जो हमारी इतिहास खत्म हो गया, जो सांसद भवन जल गया, कांतिपुर पब्लिकेशन जो न्यूज़ बहुत बड़ा न्यूज़ माने जाते हैं, न्यूज़ चैनल ब्रॉडकास्ट होता है वहाँ पे, वो जल गया। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हो ही रहा था। वो सब लगा कि युवा को ये सब खत्म करना चाहिए। तो स्पेशली क्या था कि लोग काम करने के लिए जाते हैं खाड़ी मुल्क, स्पेशली नेपाली में खाड़ी मुल्क बोलते हैं, जो दुबई, सऊदी अरब, कतार, जहाँ भी जाते हैं यंगेस्ट, तो वहाँ जाके वो कर तीर के जाते हैं श्रमदान, वो तो कमाने के लिए जा रहे हैं अपने परिवार के लिए, उसके थ्रू भी उन्होंने श्रमदान किया है, चलो ये हम मानते हैं। तो नेता के बच्चों को देखे वो विदेश घूम रहे हैं, तो ये सब चीज भी युवा प्रोटेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि दुख तो जनता को मिल रही है ना। वो खाड़ी मुल्क जा रहे हैं, कमा रहे हैं, कितनी की डेथ बड़ी वापस आती है, कोई देख ही नहीं पाते, कोई कहाँ है अभी तक पता नहीं है, ये सारे न्यूज हम देख सकते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीजें इफेक्ट कर रही थी आज की जनरेशन को, तो वो निकालना था। लेकिन उनका ये मतलब नहीं था कि वायलेंस करना है, शांति से करना है, शांति से कुछ संभव, वो सिर्फ ये सरकार को खत्म करना चाहते थे और नए जनरेशन को अब उनके हिसाब से उनका मार्ग क्या था वो पूरा करना चाहते थे। लेकिन जब गोली चली, जैसे स्टूडेंट सारे जो 15 साल के स्टूडेंट हमने देखा उसमें, तो ये सारी चीजें देखने के बाद हमें भी बुरा लगा। ये राज्य का अधिकार नहीं था, राज्य का अधिकार है जनता का सुरक्षा करना, गोली चलाना था एक अपराधी हुआ। तो ये सब चीजें हमें भी लगता है ये गलत है, ये सरकार को नहीं करना चाहिए था। तो कल जो हमने देखा वो उसी का रूप है। भारत में और उत्तराखंड में धर्म और धार्मिक मूल्य से जुड़ी सरकार का महत्व, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का महत्व गोरखा और नेपाली समाज के लोग अच्छी तरह समझते हैं। शायद यही कारण है कि नेपाल की राजनीति में कम्युनिज्म के इम्पैक्ट को लेकर वो न केवल चिंतित हैं बल्कि क्षुब्ध हैं। नेपाल में कम्युनिस्ट लीडरशिप के चलते चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस और नेपाल में बाहरी हस्तक्षेप को देखकर थोड़ा रोष में भी हैं। नेपाल में जो स्थिति बनी है उससे नेपाली समाज, गोरखा समाज कैसे उभर पाएगा, क्योंकि इसका असर पड़ेगा कुछ समय तक। देखो एक्चुअली क्या है ना कि नेपाल जो है अभी भी काफ़ी अंडर डेवलप्ड है। उसका एक मेन कारण ये है रीज़न कि वहाँ का जो
पॉलिटिक्स का जो इनसाइट विज़न है वो क्लियर नहीं है उनको, ठीक है। अब देखो जैसे आप और कंट्रीज़ देख लीजिए, सिंगापुर देख लीजिए, कई और कंट्रीज़ भी हैं, वो कहीं जल्दी डेवलप हुए हैं। आज की तारीख में वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में है, इंडिया के भी आगे, और इंडिया अभी भी डेवलपिंग ही है स्टिल। बताइए, मोर देन 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, तो नेपाल उसमें रेस में काफ़ी पीछे है। तो वहाँ की जो पॉलिटिकल जो डिप्लोमेसी है, उनको एक इनसाइड विज़न प्रिपेयर करना ज़रूरी है कि हम देश को किस तरफ ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि किसी की भी विज़न में ये नहीं कि हम देश को किस तरफ ले जाएं। उन्हें जहाँ से सपोर्ट मिलता है वो उसी तरफ ही चले जाते हैं। अब जैसे पहले इंडिया से सपोर्ट मिल रहा था, अभी भी मिलता है, ठीक है, पहले भी मिल रहा था इंडिया से सपोर्ट। अब इंडिया एक फ्रेंडली कंट्री है नेपाल का, लेकिन अब क्या है कि बीच में चाइना जैसे इन्वॉल्व हुआ। चाइना का कि भाई हम भी तुम्हें आर्थिक मदद देंगे, सारी चीज़ें देंगे, लेकिन उसके पीछे क्या है, उसकी वजह से चाइना का एक विज़न है कि कल के दिन अगर हमें इन्वेट करना पड़े इंडिया में तो हम कहाँ से जाएंगे। हम मतलब बीच में कोई ना कोई रिलेटिव पॉइंट होना चाहिए ना, तो नेपाल है बीच में, इसलिए वो नेपाल को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो नेपाल को इतना कंपेल कर दे कल के दिन में कि हमने तुम्हें इतनी हेल्प करी है, तुम कंपेल्ड हो, तो हमारी हेल्प करने के लिए तुम मजबूर हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा कल के दिन अगर इंडिया के खिलाफ चाइना जाता है तो। अब इंडिया का पास तो ये कोई टारगेट नहीं है कि वो जो नेपाल का हेल्प कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, वो तो एक मैत्रीपूर्ण फ्रेंडली वे में हेल्प कर रहा है, लेकिन चाइना का विज़न अलग है। वो जो हेल्प कर रहा है नेपाल का, वो किसी न किसी विजन इसलिए कर रहा है। आपको लगता है ये बदलेगा, अब इसमें बदलाव आएगा इस मूवमेंट के बाद? देखिए, बदलाव आना चाहिए, लेकिन मैंने जैसा कि बताया आपको कि पॉलिटिक्स जो है वहाँ का, जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है, जो भी जो स्ट्रक्चर है उनका, उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक देखो, जैसे पहले राजा का शासन था, ठीक है, माओवादी थे, अब माओवादी भी 21 अगेंस्ट थे कि राजा का शासन आप ख़त्म करिए, यहाँ पे इसको डिप्लोमेट बनाइए, लेकिन वो डिप्लोमेट बनाने के लिए, डिप्लोमेसी के लिए तैयार नहीं थे। अब जब राजा का शासन खत्म हुआ, वहाँ पे सारा कुछ हुआ, उसके बाद डिप्लोमेसी आई, जो माओवादी थे वो भी ख़त्म हो गए ऑटोमेटिकली। ख़त्म होने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि चलो हम कुछ आगे करेंगे, मतलब प्रोग्रेस करेंगे, कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन क्या है कि अब वो सारे के सारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि बस हम नेपाल है तो हम एक सीमित रहें, हम ज़्यादा आउट न जाएं। तो वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने रीच को बढ़ाए ना, तब तक कंट्रीज़ जो डेवलप नहीं कर सकती, कोई भी कंट्री हो, चाहे आप इंडिया को ले लो, चाहे पाकिस्तान को ले लो। पाकिस्तान भी डेवलप नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने ही बारे में सोच रही है ना, वो ये सोच रही है कि मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने हैं, या मुझे किस तरीके से कंट्री को किस विज़न की तरफ, किस एंगल की तरफ ले जाना है। इसलिए पाकिस्तान आज ही अंडर डेवलप है, और ऐसे ही सोचेगा वो कल भी ऐसे रहेगा। तो नेपाल तो खैर पाकिस्तान से अलग ही है, ठीक है, वो तो एक फ्रेंडली कंट्री है इंडिया का। तो नेपाल को, और मैं कहता हूँ कि इंडिया को अगर नेपाल सपोर्ट मांगता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें मांगता है या कुछ सजेशंस चाहिए, तो इंडिया को देना चाहिए अपने इनपुट्स नेपाल को। उनका ये विचार है कि नेपाल की सरकार में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का हावी होना ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता आया है, संस्कृति का हनन करता आया है, और जिस ईमानदारी के लिए नेपाली और गोरखा दुनिया भर में जाने जाते हैं, उसे भी निरंतर आघात पहुंचाता रहा है। उनके विचार में नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने चाइना के कम्युनिज्म को अपनी विचारधारा में उतार लिया, और इसके चलते वो जनता से, जनता की अपेक्षाओं से, जनता की वेलबींग और सिक्योरिटी से, जनता के प्रति अपने कर्तव्य से दूर होती चली गई। वह ये भी मानते हैं कि चाइना के साथ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी तालमेल की वजह से नेपाल भारत से दूर होता चला गया, और वो भी उस समय जब भारत प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है। ये वो भी समय है जब नेपाल भारत में पीएम मोदी के नेतृत्व के चलते भारत नेपाल संबंध ओली सरकार और घनिष्ठ कर सकती थी। Perhaps the mention of relationship between India and Nepal is being done by members of the Gorkha Samaj owing to the trust they place in PM Modi and the expectations they have from him. जिन्होंने नेपाल को और नेपाली संस्कृति को देखा है, जिया है, उन्हें ज्ञात है नेपाल का पोटेंशियल, नेपाल की अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की शक्ति, नेपाल की युवा शक्ति और अच्छी गवर्नेंस नेपाल में क्या बदलाव ला सकती है। उत्तराखंड गोरखा गौरव के चिन्ह खुखरी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। खुखरी मैन्युफैक्चरर प्रेम विश्वकर्मा लकड़ी और लोहे के इंटरैक्शन के बीच नेपाल में हुए अनरेस्ट पर अपने विचार समक्ष रखते हैं। उनके पिताजी यहाँ नेपाल से सन 40 से 45 के बीच आए थे। इनका जन्म यहीं हुआ था। नेपाल में जो परिस्थिति बनी है उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। जो हुआ वैसे तो ठीक ही हुआ, ये राजतंत्र जो है होना चाहिए उसे,
और जो नेता लोग सब पैसे भर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जो गरीब आदमी है वो गरीब ही है, जो पैसे वाले सब पैसे वाले हैं। तो ये राजा का तंत्र होने से अच्छा रहेगा। यही है, बेरोज़गारी बहुत है वहाँ, कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पर थोड़ा मैन्युफैक्चर हो, सब चाइना इंडिया के भरोसे है सब जी। तो गरीब आदमी गरीबी है, पैसे वाले सब या तो बाहर जा रहे सब नौकरी करने, विदेश में जा रहे ज़्यादा। वो नौजवान तो सब खाली है वहाँ जाकर, पूरा बाहर विदेश में। तो जब आप कहते हैं कि सब चाइना और भारत पर ही निर्भर हैं ज़्यादा, तो शायद ये बात निकल के आ रही है कि आत्मनिर्भर नहीं बन पाया नेपाल जैसे उसको होना चाहिए था। तो वो कैसे हो सकता था? डेमोक्रेसी थी वहाँ थोड़े समय से, तो क्या क्या था जो नहीं हुआ जिसकी वजह से नेपाल आत्मनिर्भर नहीं बन पाया और जिसका गुस्सा शायद आज के युवा में था वहाँ? एक तो लघु उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प होना चाहिए। जैसे यहाँ नरेंद्र मोदी ने चला रखा है, क्या वो चल रखा है स्केल वो चल रखा है, काफ़ी उद्योग के लिए काफ़ी प्रोत्साहन कर रहे हैं नए प्रोडक्शन के लिए। वहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, बस वहाँ तो बस खाओ पियो ऐश करो वाले है सब। तो आपके हिसाब से अब वहाँ क्या होना चाहिए? अब स्थिति कैसे सुधरे? स्थिति तो अब आस्ते आस्ते सुधारना पड़ेगा सबको। इसके बारे में तो बस रोज़गार पैदा करें ढंग से, सब कुछ करें। हाल ही में भारत में देखने में आया है कि जिन्हें जनता का कॉन्फिडेंस नहीं हासिल हुआ, वे डाउट और लाइज का सहारा लेकर जनता के मन में झूठ और संदेह पैदा कर अब नेपाल में हुए प्रोटेस्ट की आड़ में अराजकता फैलाने का आह्वान कर रहे हैं। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत तो पहले ही भारत को 2.5 फ्रंट वॉर के बारे में आगाह कर चुके थे। पिछले 11 वर्षों में 0.5 फ्रंट ने भी कई बार अपना फन उठाया। जेनजी रेवोल्यूशन के दौरान नेपाल में हिंसा का और क्षतिग्रस्त पार्लियामेंट की इमेजेस उन्हें ही नहीं, किसी भी डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले हिंदू को परेशान कर देने वाली हैं। जेनजी प्रोटेस्ट का आंदोलन से अराजकता तक का सफर स्विफ्टली हुआ और उसका ऐसा होना इस समाज के लोगों के लिए एक गहरी चिंता का विषय है। नेपाल के लिए ही नहीं बल्कि भारत और भारतीयों के लिए भी। भारत में डेमोक्रेटिक प्रोसेस सरकार की नीतियों और रवैये के एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट और रिजेक्शन की अभिव्यक्ति का अवसर भली भांति देता है। नेपाल की स्थिति में चटकारे लेने वाले कुछ भारतीय शायद ये नजरअंदाज करना चाह रहे हैं कि नेपाल में जेनजी को समझते देर नहीं लगी कि उनकी प्रोटेस्ट किन्हीं और एलिमेंट्स द्वारा हाईजैक हो चुकी थी। जिन लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि नेपाल और गोरखा मूल्यों का संरक्षण अब और भी आवश्यक हो गया है। One such person is Colonel Retired Vikram Thapa, President Bal Bhadra Khalanga Vikas Samiti. The protection of Khalanga forest in Dehradun, an important facet of history, is close to his heart and cause. We spoke to him. थोड़ा सा बैकग्राउंड जैसे बताएं कि 10 साल पहले जी जब नेपाल डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट रिपब्लिक बना जी तब जनता का जो था काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी कि इनके लाइफ में चेंजेस आएंगे, अच्छे चेंजेस आएंगे और देश में अच्छे चेंजेस आएंगे तो सबका जो है विकास हुआ, डेवलपमेंट होगा। राइट। पर 10 साल भी हो गए हैं पूरे सितंबर में, तो उनको ये चीज़ नहीं मिली इस प्रजातंत्र में भी जी। तो उसके कारण अब अगर गिनने शुरू करें तो मेन कारण यही है कि जी जो 17 साल की जो गवर्नेंस थी उसमें 11 सरकारें बदली हैं। तो 11 साल सरकार बदली है, इसका कारण होगा कि या तो वो कैपेबल नहीं थे या करप्शन में वो इतने ज़्यादा थे कि अपना करप्शन किया, निकल गए, दूसरा है और जो है क्लीन चिट निकलते गए। और दूसरा जो है नियोपोटिज्म काफ़ी चल रहा था। जो भी सत्ता में है वो अपने इष्ट मित्रों को, भाई बंधुओं को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट देना, अलग अलग पोजीशन में रखना, अब्रॉड भेजना, ये सब चल रहा था जी। और आम जनता के ऊपर किसी का फोकस नहीं था। तो इसलिए आम जनता जो थी जानती थी ये, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी और सिर्फ एक उम्मीद लगा के बैठी थी सरकार से कि ये हमारा भी कभी अच्छा भला होगा जी। तो इसी के बीच में जो है सोशल मीडिया आजकल इतनी स्ट्रांग हुई है पूरे इंटरनेशनली जी कि इन्हीं के बच्चों ने फिर अब्रॉड जाके बड़ी बड़ी कॉस्टली कार्स में और अलग अलग कपड़े अलग जगह वीडियो पोस्ट किए, तो लोगों ने
देखा उसको कि ये तो हमारे ही हैं, लेकिन ये ऐसा है और हम लोग जो है बिल्कुल ही ऑपोजिट, हमको यहाँ पे जो है हैंड टू माउथ की लाइफ जी रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो उससे फिर इन्होंने जब ये बात फैलनी शुरू हुई तो सरकार जो थी अभी ओली जी शर्मा जी की सरकार थी, उन्होंने इसको बैन किया कि अगर बैन कर देंगे सोशल मीडिया को तो ये बात फैलनी बंद हो जाएगी और जिससे कि लोगों के मन में मनमुटाव खत्म होगा। पर जैसे सोशल मीडिया बैन हुआ, उन्होंने बोला कि जो भी कंपनीज है वो रजिस्टर्ड करेंगी और रजिस्टर्ड होने के बाद ही वो यहाँ पे होगा। तो उसमें जो है अमेरिकन्स भी काफ़ी परेशान हो गए, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस दौरान जब बच्चे लोग जो आजकल बिना सोशल मीडिया के तो न पढ़ाई होती है, न कोई बातचीत होती है, न कुछ, सब कुछ इम्पॉसिबल है, ना ट्रांजैक्शन होता है पैसों का, ना कुछ होता है। तो जब ये हुआ तो इन्होंने फिर एक शांतिपूर्वक बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, पर जब उनके ऊपर थोड़ा सा जब ज़्यादा हो गया वो, तो फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एग्रेसिव स्टेप लिया और इनको पहले स्मोक टीयर गैस और ये रबर बुलेट से इनको भगाया। तो नहीं हटे ये लोग, मतलब कुछ हटे कुछ भागे, नहीं हुआ तो फिर इन्होंने एक्चुअल बुलेट्स फायर करके जो है वहाँ पे कैजुअलिटीज़ करी, वो भी फेटल कैजुअलिटीज़ अपने लोगों के ऊपर, जो कि कभी कोई सोच नहीं सकता है कि सरकार अपने आदमी के ऊपर ऐसे जो है फायरिंग कराएगा। और छोटे मोटे इस कारण के लिए ऐसे आंदोलन तो होते रहते हैं, हमारे देश में भी होते रहते हैं, ठीक है, तो सरकार गोली नहीं चला सकती ऐसे, वो भी बिल्कुल टीनेजर्स के ऊपर। तो जब ये हुआ तो फिर ये जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये इसने अलग रूप ले लिया, इसने अलग डायमेंशंस पे आ गए और ये लोग फिर एग्रेसिव हो गए, क्योंकि इनका बदला तो लेना था जिसके। तो फिर जब ये जाके ये तोड़फोड़ शुरू हुआ, और जब हुआ तो फिर जो वहाँ की जो पुलिस प्रशासन थी, शासन थी, वो लोग भी हाथ खड़े कर गए, उन्होंने मना कर दिया। तो ये कारण था इसका एकदम से वायलेंस का क्रिएशन होना वहाँ पे। रीज़न तो बहुत सारे थे, पहले से हो रहे थे। नेपाल में चाइना जो है इलीगल ऑक्यूपेशन कर रहा था, उसके ऊपर इस सरकार ने कुछ नहीं बोला, जनता देख रही थी, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और चाइनीज लैंग्वेज को उन्होंने बेसिक सिलेबस में इंक्लूड कर दिया और उस पर फोकस भी बहुत था, फोकस कर दिया। चाइनीज लैंग्वेज नेपाल की बेसिक स्कूल्स में डाल दिया इन्होंने, तब भी सरकार ने कुछ नहीं बोला, सपोर्ट किया। तो ये सब चीज़ें धीरे 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 करके ये एक बॉइलिंग पॉइंट पर आ रही थी। सर, कम्युनिज्म का आपको कितना इम्पैक्ट लगता है इस पूरे जो बैकग्राउंड जो बन रहा था इस प्रोटेस्ट के लिए, उसमें चाइना की दृष्टि से अगर कम्युनिज्म को रखें या नेपाल में ही, सो वेयर डू यू थिंक कम्युनिज्म played a role in worsening the situation? Yes, it has got a major role because this past government जो कल गिरी है जी, ओली सरकार की जी, ये गवर्नमेंट थी कम्युनिस्ट पार्टी एंड नेपाली कांग्रेस की। नेपाली कांग्रेस वो सपोर्टिंग थी कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट करना, कम्युनिस्ट थिंकिंग को सपोर्ट करना। और ही वॉज अ टोटल, कहते हैं ही वॉज अ टोटल पपेट ऑफ चाइना। तो अब आप देखिए जो सिचुएशन जो खराब हुई है, डिग्रेड हुई है, दैट इज बिकॉज कम्युनिज्म आई है। और कम्युनिज्म आके जो वहाँ पे हिंदू संस्कृति थी उसको जो है नेगेटिव इफेक्ट मिला है। तो उस वजह से लोग नहीं चाह रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। आम जनता जो है निहत्थे होते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ एक्शन हो जाए कि किलिंग हो जाए, मैसेकर हो जाए, तब फिर जनता को रोकना बहुत मुश्किल है। तो ये जो है अभी से नहीं है, 2020 से ही, जो पहले से ही कम्युनिज्म जो है यहाँ पे धीरे धीरे अपने जो है ना स्प्रेड आउट करता, पैर पसारने, जो हम कहते हैं हिंदी में, पैर पसार रही थी और पूरा डोमिनेंस। तब हमारे साथ भी जो है, इंडिया के साथ भी जो है कम्युनिज्म का इधर इफेक्ट आता, जो हम रेड कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, उसमें भी ये इफेक्ट करते हैं हमको भी। तो इसको कम्युनिज्म को रोकना वहाँ ज़रूरी था, लेकिन सरकार जब तक नहीं चाहेगी वहाँ के, तब तक नहीं कर पाएंगे। तो सारा कुछ बेसिकली कम्युनिज्म से ही रिलेटेड था, जिसके पास में पावर थी और वो अपने मनमर्जी, अपने जो चमड़े के सिक्के चला रहे थे वहाँ पे।
सो इट हैज़ गॉट अ मेजर रोल टू प्ले इस पूरे सिचुएशन को इस कंडीशन में लाने के लिए. So how do you think things can improve there now? और उसके पीछे जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो कौन कौन होंगे और होने चाहिए? जो मैंने अभी सिचुएशन देखी, थोड़ा सुना पढ़ा, उसमें जो जनता है जो है दे आर विद द आर्मी, नेपाल आर्मी. क्योंकि जो नेपाल आर्मी की चीफ है प्रेसिडेंट जनरल अशोक, उन्होंने कुछ ही महीने पहले जी जो है एक स्टेटमेंट दिया था. जो कल गवर्नमेंट गिरी है, ओली सरकार गिरी है, जी इनको स्टेटमेंट दिया था कि जो नेपाल आर्मी है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी नहीं है, ये देश की आर्मी है. हम देश के लिए खड़े होंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑर्डर्स पे हम काम नहीं करेंगे. तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, तो जिससे जनता काफ़ी खुश थी. तो आपने कल वाले सिचुएशन देखा कि जब पुलिस चली गई तो आर्मी आई, तो आर्मी ने भी थोड़ी देर बाद वो बैरिकेड खोल दिए थे और आर्मी ने कोई फायरिंग नहीं करी अपने. तो अब जो जनरल अशोक हैं नेपाल आर्मी के चीफ, उनकी जो अभी ड्यूरेशन कह लो या उनका जो अभी जो चीफ का जो टेन्योर है वो अभी 2027-28 तक है. तो अगर इमीडिएटली अगर आर्मी चीफ टेक ओवर करते हैं टू स्टेबलाइज सिचुएशन, एक वो ऑप्शन है. इमीडिएटली कंडीशन को नॉर्मलाइज करने के लिए यही लोग सामने अभी नज़र आ रहे हैं. उसके बाद फिर एक इंटरम इलेक्शन और जो कराएंगे उसके बाद देखेंगे फिर होगा. या फिर जो किंग बीरेंद्र हैं जो जिन्होंने आई थिंक मार्च अप्रैल में कभी इसी साल जो प्रोटेस्ट किया था काठमांडू त्रिभुवन एयरपोर्ट में भी, तो उसके भी काफ़ी लोग सपोर्टर्स हैं उनके भी. तो हो सकता है उनको ही वापस किंगशिप मिल जाए और वही कंट्री को रन करें. तो वो भी काफ़ी मैच्योर आदमी है और काफ़ी स्टेबल है, फाइनेंशियली सपोर्टर्स काफ़ी हैं नेपाल में भी. तो वो 2-3 इनके पास ऑप्शन है जो है कंडीशन को स्टेबलाइज कर सकते हैं. सर, धर्म और मिलिट्री रिलेशंस जो हमारे नेपाल के साथ हैं, जो आई थिंक एक कम्युनिस्ट सरकार वहाँ होने की वजह से दे वर नॉट कमिंग टू द फोरग्राउंड. फर्स्ट, डू यू अग्री और डिसअग्री? हाँ, फोरग्राउंड में नहीं आ पा रहे थे बिकॉज दे वर नॉट अग्रीइंग टू द कम्युनिस्ट फिलॉसफी नेपाल आर्मी. तो बट दे वर मेंटेनिंग देमसेल्व्स एंड उसके बाद गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे जहाँ पे उनको ठीक लग रहा था. जहाँ ठीक नहीं लग रहा था तो उन्होंने वहाँ पे ऑब्जेक्शन भी उठाया कि हम पॉलिटिकल पार्टी के आर्मी नहीं है, वी आर आर्मी फॉर नेपाल. डेमोक्रेसी का सुचारू रूप से चलना और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड व्यक्तियों की नेपाल और नेपालियों के प्रति जिम्मेदारी अभी के लिए नेपाल को संभलने में सहायक बने. ये उत्तराखंड में रह रहे नेपाली और गोरखा समाज के लोगों की ही नहीं, हर जागरूक हिंदू और भारतीय की भी आशा है. जय हिंद.